हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपनी क्लास सिक्स्थ हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर करने वाला है, दैट इज़ व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। राइट। सी पिछले चैप्टर में हमने बहुत डिटेल से किया कि हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन क्या थी। सबसे पहले इंसानों ने सभ्य रूप में और ये सिविलाइज्ड वे में रहना शुरू किया था। और वो किस के फॉर्म में किया था? वो हड़प्पा के फॉर्म में किया था। ठीक है, हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के फॉर्म में किया था। पूरे हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन हमने कर ली। हमने अच्छे से पढ़ लिया कि हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के लोग कैसे थे, उस टाइम के एग्रीकल्चर कैसा था, वहाँ की सिटीज़ और टाउन्स कैसे थे, और हमने ये भी पढ़ लिया कि हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। ठीक है। अब हम इसके बाद सी हड़प्पा तो ख़त्म हो गया। हड़प्पा के बाद यहाँ पे कौन लोग, इंडिया में कौन लोग रहने लगे? ठीक है, हड़प्पा इज़ डेड एंड गॉन। तो हड़प्पा के बाद कौन आएगा? अब जो लोग आने वाले हैं हड़प्पा के बाद, अब हम उन लोगों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। ओके, सो पहली बात तो हमारे बुक में एज यूजुअल एक स्टोरी है अबाउट अ गर्ल नेम्ड मैरी। शी इज़ मैरी। ठीक है। मैरी क्या होता है कि मैरी की जो क्लास टीचर है, मैरी की क्लास टीचर मैरी को एक दिन लाइब्रेरी ले जाती है, और मतलब मैरी के साथ बाकी सारे बच्चों को ले जाती है लाइब्रेरी। ठीक है। तो मैरी ने आज तक कभी लाइब्रेरी देखी नहीं होती, मैरी को पता नहीं होता लाइब्रेरी कैसी होती है। ठीक है। जब सबसे पहले जब मैरी जाती है लाइब्रेरी में, मैरी को पहली बात तो ये पता लगता है कि यार ये लाइब्रेरी हमारे क्लासरूम से कितनी ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है हमारी लाइब्रेरी। और दूसरी चीज़ मैरी देखती है कि यहाँ पे कितनी सारी बुक शेल्फ्स है, हर जगह बुक ही बुक है, और इतनी सारी अलमीराज कबर्ड्स बन रखे हैं जिसमें सिर्फ बुक्स ही भर रखी है। ठीक है। मैरी वॉज क्वाइट शॉक्ड। अब जब मैरी लाइब्रेरी को देख रही होती है, मैरी की नज़र पड़ती है एक बुक शेल्फ पे। उस बुक शेल्फ में बहुत ज़्यादा पुरानी किताबें रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा पुरानी किताबें। लग रहा था कि भाई ये मतलब बहुत ज़्यादा एंशंट किताबें हैं। ठीक है। मैरी इसको देख के सोच रही होती है यार ये किस काम की होगी। जिस जिस टाइम वो सोच रही होती है ना मैरी की किताबें का क्या पर्पस होगा, क्यों बनाई, क्या लिखा होगा इसके अंदर, और ये किस बारे में होगी, उसी टाइम उसकी जो क्लास टीचर है वो कहती है कि बेटा तुमने वेद्स वगैरह के बारे में सुना, वेदों के बारे में तुमने सुना है? ये जो अलमारी है इसके अंदर रिलीजियस टेक्स्ट है। रिलीजियस टेक्स्ट। अब आपको नहीं पता होगा रिलीजियस टेक्स्ट क्या है। रिलीजियस टेक्स्ट मतलब वेद वगैरह। ठीक है। महाभारत की कॉपी, रामायण की कॉपी। ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये ओल्ड टेक्स्ट है। ये इनकी क्लास टीचर इन्हें बताती है कि बेटा ये सारी ओल्ड ओल्ड किताब है, पुरानी रिलीजियस टेक्स्ट है। राइट। ओके। मैन इन द लाइब्रेरी एज द बेल रैंग द टीचर। देखो ये तो सारा मैंने, मुझे लगता है कि कर ही दिया है। ठीक है मैंने। ओके। अब बात करेंगे हम पहली बात ना वेदास के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आपने वेदास, चलो वेदा आगे ही बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया दिस वाज हड़प्पा। ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, अच्छे से लोग सिविलाइज्ड फॉर्म में सबसे पहले बंदर के बाद इंसान, इंसानों की तरह रहना कहाँ शुरू किया इंसानों ने? इंडस वैली सिविलाइजेशन में सभ्य रूप से रहने लगे, सिविलाइज्ड वे में रहने लगे। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये भी खत्म हो गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद कौन लोग आए इंडिया में, कौन लोग रहने लगे? ठीक है, किसने ये लैंड कैप्चर किया? अब हम उन लोगों के बारे में जानने वाले हैं। अब ये लोग आए कहाँ से थे? ये लोग आए थे यहाँ से, यूरोप। अब मोस्ट प्रोबेबली आपको ये मैप थोड़ा याद हो जाना चाहिए कि जैसे ये ब्रिटेन है, लंदन वगैरह यहाँ पे है, ये फ्रांस है, ये स्पेन है, और ये हमारा इंडिया है यहाँ नीचे। ठीक है। अब ये यूरोप का एरिया, ये यूक्रेन वाला एरिया है जो आज के टाइम पर रशिया यूक्रेन वॉर चली, ये यहाँ पे। कहा जाता है कि जो आर्यंस ओरिजिनेट हुए थे वो यहाँ से ओरिजिनेट हुए थे। ओरिजिनेट होने का मतलब क्या है? जो आर्यन कल्चर जो डेवलप हुआ था वो यहाँ से डेवलप हुआ था। फिर यहाँ से आर्यंस अलग अलग जगह गए। ठीक है। आधे कुछ लोग यहाँ गए, यूरोप साइड गए, फ्रांस साइड गए, कुछ लोग फिर इंडिया गए। ठीक है। इसलिए अब जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। अच्छा अभी लैंग्वेज है यहाँ पे? ओके, नहीं अभी कुछ नहीं है। अब कहने का मतलब ये है जो लोग हड़प्पा के बाद आए वो आर्यंस थे। और वो लोग कहाँ से आए थे? वो यूरोप से आए थे। यूरोप में भी स्पेसिफिकली यूक्रेन साइड से आए थे। वो यूक्रेन से चलते गए चलते गए चलते गए, वो कहाँ पहुँचे? सेंट्रल एशिया। ये कहाँ? तजाकिस्तान, ये सारे जितने सारे स्थान वाले एरियाज़ है वो यहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद वो और नीचे है, नीचे है, नीचे है, फिर वो इंडिया पहुँच गए। ठीक है। इन लोगों को क्या कहा जाता है? इन लोगों को आर्यंस कहा जाता है। अब आपने आर्यंस आर्यंस वर्ड सुना होगा। आपको हिटलर पता है? हिटलर का भी कुछ आर्यंस आर्यंस सुना होगा। तो हिटलर भी जिस आर्यन रेस की बात करता है ना वो इसी आर्यन रेस की बात करता है। थोड़ा सा हल्का सा हिंट दिया मैंने, आउट ऑफ सिलेबस है, बट थोड़ा सा आप सुन लो। ठीक है। ओके। अब वेदास के बारे में पढ़ने वाले, वेदों के बारे में पढ़ने वाले। ये वेद क्या होते हैं पहली बात तो? ठीक है। वेदों के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो सुना होगा बचपन में कि अरे हाँ कुछ हिंदुइज्म से रिलेटेड है, कुछ मतलब धार्मिक चीज़ होती है वेद। आपको पता होगा हाँ कुछ है, था यार, पुराने टाइम में लिखा गया था, बहुत मोटी सी किताब होती है, इतना भी आपको पता होगा। पर आपको ये नहीं पता एग्जैक्टली वेदों में लिखा क्या गया था। ठीक है। और रही बात स्पेसिफिकली, आपने ये भी ज़रूर सुना होगा कि वेद भी चार एक वैरायटी के होते हैं। इतना थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चार टाइप के वेद होते हैं। देखो इस चैप्टर में, और यू कैन से क्लास सिक्स्थ में, आई डोंट नो आगे आपके पास ये होगा कि नहीं, बट जो सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, अभी हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ ऋग्वेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पहली बात, ऋग्वेद क्या है और ये कब लिखा गया था? और यू कैन से जो सबसे पहला वेद जो लिखा गया था वो ऋग्वेद था, द ओल्डेस्ट वेदा।
ठीक है, सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। ठीक है, इन सब में से सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद लिखा कब गया था? 3500 साल पहले लिखा गया था। अब जो मैंने वर्ड लिखा गया यूज़ किया ना, ये बहुत गलत है। क्यों? ऋग्वेद को कभी लिखा नहीं गया। जब ऋग्वेद बना उसे लिखा नहीं गया एकदम। मान लो आज वेद वगैरह यू कैन से किसी ऋषि मुनि ने डिसाइड कर दिया कि ये वेद है। ठीक है, उसने लिखा नहीं उनको। ठीक है, ऋग्वेद ने क्या किया? रिसाइट किया। ऋग्वेद ने क्या किया? अपने दिमाग में सब याद किया। ऋग्वेद ने दिमाग में याद किया। मान लो ऋग्वेद ने यू कैन से एक ऋषि मुनि है। ऋषि मुनि ने अगले किसी आदमी को ये वेद सिखाने, वो कैसे सिखाएगा? ऋग्वेद का सॉरी वो ऋषि मुनि खड़ा हो जाएगा और बोलने लग जाएगा। अपने जो वेद है वो रिसाइट करने लग जाएगा। ठीक है, बोलने लग जाएगा, रिसाइट करने लग जाएगा। वो रिसाइट करने के बाद जो अगले वाला आदमी है वो रिसाइट करके उसे याद करेगा, वो भी बोलेगा और फिर याद करेगा। ठीक है, ये जो सारा ऋग्वेद चला हुआ है ये ओरली चला हुआ है। ऋग्वेद को लिखा नहीं जा रहा है। ठीक है, द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स कॉल्ड शुक्तास। ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र है। थोड़ा मेरी वर्ड्स को ध्यान से सुनना। ऋग्वेद के अंदर क्या है? इस पूरी बुक में लिखा क्या गया है? इस बुक में हाइम्स है। यू कैन से हाइम्स का मतलब ले लो आप प्रेयर्स या कुछ ऐसे मंत्र है जो किस लिए लिखे गए हैं? ये सारे मंत्र लिखे गए हैं भगवान की तारीफ में। ठीक है, कि जी इंद्र जी बहुत अच्छे भगवान थे, उन्होंने ये कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, और यू कैन से अग्नि में कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये सारी चीज़ें मतलब एक वेद प्रॉपर प्रेयर्स टाइप है, मंत्र टाइप है। अब जो मैंने अभी प्रेयर्स और मंत्र यूज़ किया है वर्ड, इसकी जगह आपको प्रॉपर टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि ऋग्वेद में क्या लिखा है? हाइम्स लिखी है, मतलब प्रेयर टाइप। ठीक है, और इन हाइम्स को क्या कहा जाता है? जो ये हाइम्स लिखी गई है इन्हें क्या कहा जाता है? शुक्ता कहा जाता है। ठीक है, इन मंत्र को और यू कैन से इन हाइम्स के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज हुआ है ऋग्वेद में, वो है शुक्ता। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, दीज हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ द वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। जो ऋग्वेद में जितनी सारी ये चीज़ें लिखी है, ये यू कैन से भगवानों की तारीफ लिखी गई है। ठीक है, गॉड्स इन ऋग्वेदा। कौन से गॉड है, कौन से भगवान है ऋग्वेद में? यू कैन से वेदों ऋग्वेद में कौन से भगवानों के बारे में मेंशन्ड है? सबसे पहले भगवान है जो कि है अग्नि, गॉड ऑफ फायर। दूसरे भगवान कौन से? इंद्र देवता। अब ये इंद्र देवता वो वाले इंद्र देवता नहीं जो आप सोच रहे होगे जो बारिश करते हैं। ये वाले इंद्र देवता थोड़े अलग है। यू कैन से जो सबसे पहले मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना बताऊंगा मैं आपको। जो ये वाले इंद्रदेव है, इन इंद्रदेव का रिलेशन एज अ राजा है। ठीक है, इंद्रदेव एज अ वॉरियर है। ठीक है, इंद्रदेव एज अ मिलिट्री कमांडर है। इंद्रदेव वो इंद्रदेव नहीं है जो आप सोच रहे हो कि बारिश करेंगे। इंद्रदेव इज समथिंग एल्स हियर इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के इंद्रदेव इज अ वॉरियर ऑफ गॉड, इज अ वॉरियर गॉड। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ था? एक यू कैन से एक राज्य था। मैं हिस्ट्री बताता हूँ इंद्रदेव की ना, थोड़ी सी हल्का सा मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, जो इंद्रदेव है, एक टाइम क्या था, एक राज्य था, वहाँ पे बहुत अराजकता फैली हुई थी। अराजकता मतलब किओस फैला हुआ था। ठीक है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी लोगों के बीच में। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब लोग तंग आ चुके थे वहाँ पे। लोग यू कैन से ब्रह्मा जी के पास गए। लोग ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने बोला कि नहीं यार, हमारे जो यू कैन से राज्य है वो नहीं चल पा रहा। क्यों नहीं चल पा रहा? हमारे पास कोई राजा नहीं है। ब्रह्मा जी को बोला कि यार सुनो ब्रह्मा जी, एक हमें राजा दे दो। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र जी को एज अ राजा भेजा ऑफ दैट राज्य। ठीक है, अब उस जो राज्य है जहाँ पे हमेशा लड़ाई हो रही थी, वहाँ पे एक राजा था। वो राजा कौन था? वो इंद्रदेव थे। ठीक है, अब इंद्रदेव के अंडर सब कुछ पीसफुल हो चुका था। अब मान लो कुछ लड़ाइयाँ होती थी उस राज्य की दूसरे राज्य के साथ, जब लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है, पहले वो हार जाते थे। क्यों वो हार जाते थे? भाई लोगों के अंदर यूनिटी नहीं है, अपने में ही लड़ रहे हैं, सब कुछ मतलब क्योस था, बहुत ज़्यादा क्योस था। अब इंद्रदेव एक राजा आ गया। ठीक है, इंद्रदेव एज अ राजा आ गए। ठीक है, तो इंद्रदेव इजीली अटैक करते थे। अब बहुत ज़्यादा मतलब जो यू कैन से जो राज्य की हालत ख़राब थी वो ठीक कर ली थी इंद्रदेव ने। ठीक है, नाउ तो कहने की बात क्या है, इंद्रदेव उस टाइम पर एक वैदिक पीरियड में एक राजा की तरह थे, एक राजा पर्सनैलिटी थे, और एक लीडर टाइप पर्सनैलिटी थे। ठीक है, नाउ व्हाट इज सोमा? सोमा इज़ अ ड्रिंक। ठीक है, इट्स अ प्लांट बेस्ड ड्रिंक। अब सोमा को आप सोचेंगे शायद ये अल्कोहल अल्कोहल नहीं है। सोमा सोमा इज़ मोर ऑफ अ वेरी हेल्थ स्पेसिफिक ड्रिंक। ठीक है, आई मीन ठीक है, ओके। दीज हाइम्स आर वर कंपोज बाय सेजेस। अब ये हाइम्स यू कैन से जो ऋग्वेद में चीज़ें लिखी है वो किसने लिखी है? वो ऋषि मुनियों ने लिखी है। ठीक है, प्रीस्ट टॉट द स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज। मान लो कोई ऋषि है, उस ऋषि को अपने यू कैन से शिष्यों को और यू कैन से अपने स्टूडेंट्स को बताना है कि भाई लिखा याद करो ऋग्वेद को। क्या कैसे याद करवाएंगे? ठीक है, जो ऋषि है वो बोलेगा। ठीक है, वो अपने मुंह से रिसाइट करेंगे जो वेद है, जो उनको तो याद है। देखो ऋषि को तो ये सारे मंत्र वगैरह याद है, हाइम्स याद है। तो ऋषि क्या करेंगे? वो रिसाइट करेंगे और बच्चों को बोलेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ उसे याद करो। ठीक है, लिखना लिखने की तो बात ही नहीं हो रही है, रिटर्न में कुछ है ही नहीं अभी तक। ठीक है, सिर्फ ऋषि बोल रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ उसे याद करो। और जो आगे जो बच्चे हैं वो भी खुद भी शायद बोल भी रहे और याद भी कर रहे हैं। इस तरीके से बच्चे याद करते थे। हमारे जो शिष्य हैं, शिष्यों को याद हो गया। अब शिष्यों ने अगली जनरेशन को कैसे याद कराएंगे? वो भी इसी तरीके से करवाएंगे। जो स्टूडेंट था, स्टूडेंट आगे अपने स्टूडेंट्स को भी इसी तरीके से पढ़ाएगा। वो बोलेगा और उसके जो आगे स्टूडेंट्स होंगे वो सीखेंगे, बस। ओके, मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज एंड टॉट एंड लर्न बाय मेन।
जितना सारा ये मंत्रों से रिलेटेड, ऋग्वेद से रिलेटेड, ऋग्वेद को पढ़ना, ऋग्वेद को ऋग्वेद के जो मंत्र लिखना, ये सारा काम कौन करता था? ये सारे काम करते थे, यू कैन से ज़्यादा मेन करते थे, मेन डोमिनेट करते थे इस फील्ड में, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा कि वेमेन अलाउड नहीं था, वेमेन को अलाउड नहीं था। जिस वेमेन को इच्छा हो, इंटरेस्ट हो, शी वॉज फ्रीली अलाउड टू डू वट एवर शी वॉन्टेड टू डू, ठीक है। वो वेमेन को अलाउड था कि वो मंत्र वगैरह पढ़े, वेमेन को अलाउड था कि वो मंत्र लिखे, वेमेन को अलाउड था कि वेमेन को एजुकेशन मिले ऑफ वेदास, ठीक है। वेमेन की बहुत ज़्यादा लिबरल और यू कैन से बहुत ज़्यादा फ्री कंडीशन थी, ठीक है। ओके, ओके। द ऋग्वेदा इज द ओल्ड, ठीक है, पहली बात सुनो। जो ऋग्वेदा है वो किस लैंग्वेज में था, ठीक है। जो हम देखो आज के टाइम में तो हमारे पास ऋग्वेदा हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है, थोड़े सिंप्लीफाइड वर्जन, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है। जो वो रियल ऋग्वेदा था वो किस भाषा में लिखा गया था, अब हम उसके बारे में जानेंगे। आपको पता है, हाँ, संस्कृत में लिखा होगा सर, जो बेस्ट गेस आप कर सकते हो कि संस्कृत में लिखा होगा, थोड़ा बहुत आप ठीक हो। जो संस्कृत उस टाइम पे बोली जाती थी वो बहुत बहुत ज़्यादा अलग संस्कृत थी। कैसे? जो वो संस्कृत थी जो उस टाइम पे यूज़ होती थी वो वैदिक संस्कृत थी। ये थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स संस्कृत थी। इसका जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, ठीक है? ओके। व्हिच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न्ड इन स्कूल। वेट अ सेकंड। हाँ, आज के आपने अपने स्कूल में कुछ संस्कृत पढ़ी होगी, क्लास 6th में, 8th 7th 8th में पढ़ी होगी। उस संस्कृत से ये वैदिक संस्कृत बहुत ज़्यादा अलग थी, ठीक है? जो आज के टाइम पे आप संस्कृत पढ़ते हो ना, बहुत ज़्यादा सिंपल संस्कृत है, वो टफ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? द बुक वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड। आज के टाइम पे जो हमारे पास किताब है वो लिखित है, ठीक है? वो रिटन है, टेक्स्ट हमारे पास है, हम वो पढ़ते हैं ईज़िली, ठीक है? और फिर याद करते हैं चीज़ों को, ठीक है? व्हेयरएज़ ऋग्वेद ऐसा नहीं था, वही चीज़ में जो मैंने आपको पीछे बताई है, ऋग्वेद ऐसा नहीं था। ऋग्वेद लिखा नहीं गया था। ऋग्वेद को बोला जाता था और आगे वाले को बोला जाता था कि तू याद कर। इस तरीके से ऋग्वेद याद किया जाता था और आगे सर्वाइव किया, ठीक है। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर। ऋग्वेद बहुत बहुत सालों बाद लिखा गया था, बहुत ज़्यादा, कई सौ सालों बाद ऋग्वेद लिखा गया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हमारी बुक, अब अभी मैं आपको अपनी ज्ञान नहीं दूंगा, अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी में जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर बुक एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6th, ये क्या कहती है कि जो ये ऋग्वेद की एक फाइनल जो कंपाइलेशन थी और यू कैन से फर्स्ट कॉम्पोजिशन, और जब पहली बार जब यू कैन से अच्छे से पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें कंपाइल की गई थी, वो किस साल की गई थी? वो 200 साल पहले की गई थी, राइट। ओके। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। संस्कृत, और अब हम जानेंगे संस्कृत का ओरिजिन क्या था, संस्कृत जैसी भाषा बनी कैसे और बनी कहाँ से, ठीक है। ओके, अभी इस पे नहीं आएंगे, अभी हम इस पे आएंगे, ठीक है, इस पेज पे। ना दिस इज़ द वर्ल्ड मैप। ये आपका ब्रिटेन है, दिस इज़ योर फ्रांस, द जर्मनी, स्पेन यहाँ पे, ये पूरा अफ्रीका है नीचे, ये सऊदी अरब है, ये यहाँ पे इसराइल है, टर्की है, और ये यहाँ पे पाकिस्तान है, ईरान है, दिस इज़ इंडिया, ठीक है। ओके। अब हड़प्पन यहाँ पे ख़त्म हो गए थे, हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन जीरो हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे कौन लोग आके रहने लग गए? मैंने आपको बताया आर्यंस। आर्यंस कहाँ से आए? यहाँ से आर्यंस यहाँ पे आए। अब आर्यंस अपने साथ एक लैंग्वेज भी लेके आए, ठीक है। अब उस लैंग्वेज, यू कैन से, जो लैंग्वेज लेके आए ना, उसका इन्फ्लुएंस इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा। यू कैन से जो एक प्राइमरी लैंग्वेज आर्यंस लेके आए थे, उससे इंडिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस डेवलप हुई। कैसे? जैसे संस्कृत। संस्कृत इज़ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। अब पहली बात, ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस क्या है, ठीक है। ऐसी लैंग्वेजेस जो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एक दूसरे के साथ, वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस है। कहने का मतलब, जो लैंग्वेज यूरोप में और इंडिया में बोली जाती है वो सारी लैंग्वेजेस इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस कहलाती है। क्यों? क्योंकि इंडियन लैंग्वेजेस और यूरोपियन लैंग्वेजेस का जो ओरिजिन था वो सेम था। वो कहाँ था? वो स्टिपीज़ में था, वो यूक्रेन साइड बनी थी, ओरिजिन उसका यहाँ था। उसके बाद ये बाहर गई और ये फैली अलग अलग तरीके से, मतलब यू कैन से, वो यू कैन से, जब वो वेस्ट वर्ड्स गई तो वो इंग्लिश बन गई, इंग्लिश के साथ वो फ्रेंच बन गई, स्पेनिश बन गई, जर्मन बन गई, इटालियन बन गई, और बनी क्या? एक ही लैंग्वेज से बहुत सारी लैंग्वेजेस बन गई। सेम थिंग वही हुई, एक ही लैंग्वेज से इंडियन इंडिया में आई, यून से आर्यन की लैंग्वेज इंडिया आई, और इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बन गई, जैसे पंजाबी बन गई, कश्मीरी बन गई, गुजराती बन गई, मराठी टू सम एक्सटेंट बन गई, असामीज़ बन गई, हिंदी बन गई, संस्कृत बन गई, राइट। इसी तरीके से हमारी लैंग्वेज भी आई। अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओरिजिनली देखो, अब मैंने आपको बताया कि जो इंडियन लैंग्वेजेस है वो ये बहुत सारी सिमिलर है, ठीक है। यूरोप की लैंग्वेज और इंडिया की लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा सिमिलर है। अब मैं आपको प्रूव करूँगा कैसे। एक वर्ड है मैत्री, ठीक है। मैत्री वर्ड कौन सा, कहाँ से डिराइव्ड वर्ड है? संस्कृत का वर्ड है। माँ कौन सा वर्ड है? हिंदी का वर्ड है। मदर कौन सा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है। ये जो तीनों वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग क्या है? सेम। ये क्या किसको रेफर करता है? आपकी मम्मा को रेफर करता है, आपकी मदर को रेफर करता है, ठीक है। अब देखो, सुनने में कितने सिमिलर है, मातृ, माँ, मदर, सारे में जो एम की साउंड है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट
डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा एक सिमिलर टाइप साउंड कर रहे हैं ये सारे, ठीक है। अब कुछ इंडिया में और भी लैंग्वेजेस थी, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न बिलोंग्स टू द तिब्बतन बर्मन लैंग्वेजेस, ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, ठीक है। ये जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वगैरह, नागालैंड, मणिपुर और ये लद्दाख वाला एरिया है, ठीक है। लद्दाख और अक्साई चीन वाला एरिया जो अपना, ठीक है। ये वाला एरिया है, यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती थी उसे इंडो बर्मीज लैंग्वेज कहा जाता था। वेट, इंडो बर्मी वेट तिब्बतो बर्मीज लैंग्वेज, ये काफ़ी ज़्यादा तिब्बतन लैंग्वेजेस से सिमिलर थी, ठीक है। अब इसका ओरिजिन क्या था, ये कैसे लैंग्वेजेस बनी, ये हमारी बुक में बिल्कुल भी नहीं है और मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा भी नहीं, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत डिटेल चीज़ है ये, क्योंकि ठीक है। फिर दूसरी लैंग्वेजेस जो इंडिया में बोली जाती थी वो थी द्रविडियन लैंग्वेज। ये जो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, ये जो ये सारी लैंग्वेजेस है, ये सारी कहाँ की लैंग्वेजेस है, ये साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस, इसे द्रविडियन लैंग्वेजेस कहा जाता है, ठीक है। और कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक सी लैंग्वेज है एक हमारे पास, दैट इज़ ऑस्ट्रो एशियाटिक सोसाइटी, वेट, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज। अब ये ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज कैसे बनी? अब मान लो कुछ लोग थे, जिस तरीके से आर्यंस आए ना इंडिया में, उसी तरीके से एक वेव पहले भी आई थी लोगों की, ठीक है। वो लोग डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया चले गए, वो इंडिया में नहीं रुके, ठीक है। थोड़े बहुत रुक गए थे, बट वो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया चले गए। उन्होंने सोचा कि हम रुकने पे नहीं, हमने तो ऑस्ट्रेलिया जाना है, ठीक है। वो सारे जो लोग थे वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। अब उन ऑस्ट्रेलियन लोगों में से जो कुछ लैंग्वेजेस थी वो इधर भी रह गई, या यू कैन से वो लोग थे उनमें से कुछ इंडिया में भी रह गए, ठीक है। तो उन लोगों की जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी ज़्यादा अलग थी, मतलब इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस और द्रविडियन से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। तो वो लैंग्वेज क्या कहलाई, वो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज कहलाई, ठीक है। क्योंकि वो एक अलग वेव थी, अलग ओरिजिन था लैंग्वेजेस का, ठीक है। ओके, इतनी डिटेल इज़ मोर देन एनफ, क्योंकि इससे डीप जाएंगे तो मुझे लगता नहीं है ज़्यादा सही रहेगा। आप भूल जाओगे एंड में कि क्या क्या पढ़ा दिया सर ने, और है भी नहीं हमारी बुक में वो। अब देखो, ये जो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस है ये झारखंड में पढ़ी जाती है। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बताई है, अगर आपको नहीं याद हो रहा है ना, बस थोड़ा बहुत जो बुक में लिखा है, जो पॉइंट्स लिखे हैं, बस उनको याद कर देना, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना, बट मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ज़्यादा डेप्थ वो भी, ठीक है। ओके, टाइमलाइन। अब देखो, हमें पता है कि हड़प्पा कब था, क्या था, हमने हड़प्पा वगैरह अच्छे से डिस्कस कर दिया था। हड़प्पा के बाद कौन लोग आए? ऋग्वेदिक लोग आए, ठीक है। ऋग्वेदिक और से अर्ली वैदिक लोग आए। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने बस वेद अभी बनाई ही थे, ठीक है। बहुत अच्छे से सारे वेद नहीं बने, बस बनना शुरू ही हुए हैं अभी वेद, ठीक है। उसके बाद टाइम आता है लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में सारे वेद बन चुके हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा बहुत डिफरेंस बता देता हूँ आपको। मैंने हड़प्पा का तो सबको पता है, ये बना था और ख़त्म हो गया था। हड़प्पा के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अब बात करेंगे हम वैदिक, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग यही होता है कि अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग वैदिक पीरियड ये क्या चीज़ है, ठीक है। पहली बात, अर्ली वैदिक पीरियड में जब जस्ट आर्यंस आए ही थे इंडिया में और उन्होंने सिर्फ वेद वगैरह भी लिखने शुरू ही किए थे, ये वाला टाइम पीरियड कौन सा है? ये ऋग वैदिक टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में जो राजा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। राजा के बहुत बड़े बड़े पैलेसेस नहीं है, बहुत बड़े महल नहीं है, राजा की बहुत बड़ी आर्मी नहीं है, राजा बहुत ज़्यादा सिंपल टाइप राजा है, राइट। ओके, और क्या था? वुमेन की स्टेटस सिंबल। जो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड है उसमें जो वुमेन का एक इक्वल स्टेटस मिला है वुमेन को, वुमेन और मैन इक्वल है, इक्वालिटी है वुमेन और मैन के बीच में, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और हाँ, कास्टिज़्म जैसी चीज़ डेवलप नहीं हुई है। वर्णाज़ है, ज़रूर है, क्षत्रिय ब्राह्मण है, बट जो उसका यू कैन से फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। मान लो कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण को लड़ाई करने में इंटरेस्ट है, ठीक है, मतलब वॉरफेयर में इंटरेस्ट है, तो वो क्षत्रिय बन जाएगा। कोई क्षत्रिय है, उसको वेद पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो वो ब्राह्मण बन जाएगा। कोई वैश्य की फैमिली में अगर कोई पैदा हुआ है और उसे वेद पसंद आ रहे हैं, तो वो आराम से ब्राह्मण बन जाएगा। तो यू कैन से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप वर्ण बदल सकते हो अपने काम के हिसाब से, तो वो ईजिली अवेलेबल थी और मतलब हो सकती थी यहाँ पर ऋग्वेदिक में। वेरएज़ जब लेटर वैदिक पीरियड में लोग गए तो थोड़ा चीज़ें बदल गई, ठीक है। पहली बात तो वेद ज़्यादा बन गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और ये सब सुना होगा आपने थोड़ा बहुत, जो मैंने पीछे भी बताया, वो सारे सब कुछ कंपाइल हो गया। प्लस लेटर वैदिक पीरियड में कास्टिज्म बन गया, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये बड़े स्ट्रिक्ट वो बन गए, बाय बर्थ चेंज हो गया ये, मतलब जैसे पहले सिस्टम क्या था, जो जो काम करेगा वो उस कैटेगरी में होगा, अब थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया, ठीक है। ओके, और विमेन का स्टेटस बहुत ज़्यादा थोड़ा डिटेरियोरेट हो गया था लेटर वैदिक पीरियड में। विमेन मतलब को अलाउड नहीं था वेद वगैरह पढ़ना एंड ऑल, मतलब। और हाँ, यहाँ के राजा थोड़े स्ट्रांग हो गए थे, और यहाँ के जो राजा थे वो हेरिडिटरली बनते थे, मतलब राज्य का बेटा राजा बनता था। ऋग्वेदिक में ऐसा नहीं होता था। ऋग्वेद का जो राजा है वो लोग यू कैन से म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, बड़े डेमोक्रेटिक वे में डिसाइड करते थे कौन राजा बनेगा, राइट राइट। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा। अब जो हिस्टोरियंस है वो ऋग्वेद को किस स्टाइल से पढ़ते हैं और किस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट। मान लो कोई आर्कियोलॉजिस्ट है, वो ऐसा तो है नहीं कि सीधा वो हथौड़ी और अपना ब्रश लेके सीधा गड्ढे में खोदने लग जाएगा कि क्या है। पहले भाई उस जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो पहले तो वो चीज़ें पढ़ेगा, ठीक है। पहले वो रिसर्च करेगा कि हाँ भाई, कोई एक ऐसी साइट थी जो इस रिवर के कोने में है और इधर इस रिवर के साथ बहती थी, वो इसके साथ में ये एरिया था। फिर इससे क्या होगा, जब आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ रहा है ना, आर्कियोलॉजिस्ट को एक चीज़ पता लग रही है कि हाँ भाई, इस लोकेशन के
आस-पास मुझे कुछ एविडेंस मिल सकता है। तो तब जाके वो उस लोकेशन पे जाएगा और वो तब एक्सकवेशन शुरू करने जाएगा और तब जाके उसे चीज़ों के बारे में पता लगेगा, मटीरियल्स मिलेंगे। अब मान लो आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे ही अंदर चले जाएगा कि हाँ भाई कहीं पे खोदना शुरू कर देता हूँ, उसे कुछ नहीं मिलेगा, राइट? मतलब इसमें कहने का क्या मतलब है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं, वो अपनी रिसर्च शुरू करने से पहले रिटन सोर्सेज के ऊपर ध्यान देते थे, जो रिटन टेक्स्ट है उसके ऊपर उसको भी पढ़ते थे, ठीक है? ओके। अब किसी आर्कियोलॉजिस्ट को अगर यू कैन से हस्तिनापुर के बारे में आपको पता है एज अ यू कैन से कैपिटल ऑफ इट वाज ऑफ पुरुकलान एज फार एज आई रिमेंबर, ठीक है? तो हस्तिनापुर की जब यू कैन से जो महाभारत वाला हस्तिनापुर है, उसके बारे में अगर आपको पता करना है, पहले आपको महाभारत भी तो पढ़नी पड़ेगी, ऐसी थोड़ी आप हस्तिनापुर चल जाओगे और चीज़ें यू कैन से खोदने लग जाओगे। पहले आपने कहीं तो पढ़ा होगा, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी ऋग्वेद को क्यों यूज़ किया गया बाय आर्कियोलॉजिस्ट, ताकि साइट्स मिल सके, ठीक है? हस्तिनापुर के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता लगा? जब उन्होंने ऋग्वेद में पढ़ा और यू कैन से महाभारत वगैरह में पढ़ा कि ऐसी ऐसी कोई जगह है एज अ हस्तिनापुर, ठीक है? ओके, लेट अस सी हाउ दे स्टडी ऋग्वेद। अब हम जानने वाले ऋग्वेद को किस तरीके से पढ़ा जाता था। सम ऑफ द हाइम्स इन ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, और यू कैन से कुछ हाइम्स और यू कैन से कुछ मंत्र एक डायलॉग के फॉर्म में, बातचीत के फॉर्म में, दो लोगों के बीच में बातचीत के फॉर्म में कुछ हाइम्स है हमारे पास। जैसे एक हमारे पास एग्जाम्पल है, अ कन्वर्सेशन बिटवीन विश्वामित्र एंड ब्यास एंड सतलुज रिवर। अब आप कहोगे ब्यास एंड सतलुज रिवर क्या है? ब्यास और सतलुज रिवर को एज अ गॉडेसेस, एज अ माता, भगवान की तरह डिनोट कर रखा है, ठीक है? तो विश्वामित्र और ब्यास और सतलुज की जो माताएं और जो गॉडेसेस के फॉर्म में डिनोट कर रखे हैं, इन दोनों के बीच की जो बातचीत है वो भी ऋग्वेदा में है, ठीक है? हाइम्स कुछ इस तरीके से लिखे गए हैं, ओके? कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। पहली बात, कैटल्स के बारे में आपको पता है कौन होती है कैटल्स? गाय वगैरह, ठीक है? हॉर्सेस कौन होते हैं? घोड़े, आपको पता है। चैरियट्स क्या होता है? ये घोड़ा गाड़ी टाइप जो ये महाभारत में नहीं होती थी, ठीक है? जिसके ऊपर बैठ के आई मीन लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, महाभारत वगैरह हुए हैं, तो ये चैरियट कहलाता था, जो लकड़ी का पार्ट है पीछे, ठीक है? ओके। वेयर एम आई? देर आर मैनी प्रेयर्स इन ऋग वेदा फॉर द कैटल। देखो, ऋग वेदा में कई सारी प्रेयर्स लिखी हुई है, कई सारी हाइम्स लिखी हुई है और एक से प्रेयर्स लिखी हुई है। वो प्रेयर्स किस लिए लिखी गई है, ठीक है? वो प्रार्थनाएं काय के लिए लिखी गई है, किस ऑब्जेक्टिव के लिए लिखी गई है? उन प्रार्थनाओं में लिखा होता था कि भाई बहुत ज़्यादा गाय वगैरह हो आपके, बहुत सारी कैटल हो, बहुत सारी मेरे जो बच्चे हैं वो हेल्दी ग्रो हो, मेरी जो फैमिली है वो अच्छे से रहे, उनको कोई बीमारी ना लगे, और यू कैन से कुछ वॉर है, वॉर हम जीत जाएँ, हाँ, बहुत सारे घोड़े आए मेरे पास। मतलब यू कैन से आप भगवान से चीज़ें मांगने के लिए प्रेयर्स होती थी, ठीक है? और किन चीज़ों के लिए प्रेयर होती थी वो मैंने आपको बता दी, गाय वगैरह के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए, फैमिली के लिए, ठीक है? हॉर्सेस वर योक्ड टू द चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स। अब ये चैरियट क्या होता है? ये लकड़ी की चीज़, ठीक है? इस लकड़ी की चीज़ को घोड़े के साथ बांध दिया जाता था और ये फिर वॉर्स वगैरह में यूज़ होती थी, ठीक है? ओके। अब ये पहली बात ना, ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में, उस टाइम पे पहली बात सुनो अगेन, ऋग्वेदिक टाइम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है? ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में इस टाइम पे लड़ाइयाँ क्यों होती थी? राजा वगैरह क्यों लड़ते थे? क्यों? मान लो दूसरे राजा के पास बहुत सारी गाय है, ठीक है? तो ये जो जिस राजा के पास कम गाय है वो दूसरे राजा के ऊपर अटैक करेगा ताकि उसकी गाय वगैरह कैप्चर कर सके। आप कहोगे सर ये गाय क्यों कैप्चर हो रही है? मैं आपको बताता हूँ। आज के टाइम पे आप अगर किसी आदमी को आपने देखना है कि भाई ये रिच आदमी है, आप क्या करोगे? आप देखोगे भाई उसके पास गाड़ियाँ हैं, उसके पास पोर्श है, उसके पास पता नहीं कौन से अदर लग्ज़री कार्स है, लैम्बोर्गिनी वगैरह है, बहुत बड़ा-सा घर है, लग्ज़ूरियस घर है। आप इस बेसिस पे जज करके बोलोगे नहीं यार ये तो ही इज़ अ रिच पर्सन, राइट? अब मैं आपको बताऊँ उस टाइम के लोग कैसे देखते थे कि यार ये असली रिच आदमी। उस टाइम तो गाड़ियाँ नहीं होती थी, उस टाइम उतने बड़े घर भी नहीं होते थे। उस टाइम बताऊँ क्या होता था? अरे! इस बंदे के पास 20 गाय है, ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन आवर विलेज, ठीक है? गाय वाज़ अ प्रॉपर्टी, गाय वाज़ अ वेल्थ, ठीक है? गाय वाज़ सीन एज़ अ आई मीन जिसके पास ज़्यादा गाय है ही इज़ अ अमीर आदमी, ठीक है? ओके। तो देखो लड़ाइयाँ क्यों होगी फिर उस टाइम पे, ठीक है? जो सबसे प्रेशियस चीज़ आपके लिए क्या है? आपकी गाय है। अब गाय के लिए ही लड़ाइयाँ होंगी उस टाइम पे, ठीक है? बैटल्स वर फॉट फॉर लैंड। अब कुछ लड़ाइयाँ ज़मीन के लिए भी होती थी। ज़मीन की कौन-सी ज़मीन? पैस्चर लैंड, स्पेसिफिकली पैस्चर लैंड। पैस्चर क्या जगह होती है, ठीक है? एक ऐसी जगह जहाँ पे गाय वगैरह घास खाती है। यू कैन से गाय वगैरह की चराने की जो जगह होती है वो पैस्चर लैंड कहलाती है, ठीक है? मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ प्लेस वेयर काउज़ एंड ऑल ग्रेज़, ठीक है? ग्रेज़ मतलब घास खाना, ठीक है? एंड फॉर ग्रोइंग हार्डली क्रॉप्स, ठीक है? और लड़ाई ज़मीनों के ऊपर लड़ाई होती थी, मैंने बता दी। ज़मीन कौन सी थी? एक तो पैस्चर लैंड था और दूसरी ज़मीन का क्या काम होता था? कुछ ऐसे क्रॉप्स उगाए जाते थे जो जल्दी हार्वेस्ट हो जाए, हार्डली क्रॉप्स। मतलब ऐसा है कि आज आपने बीज लगाया, 2-4 महीने बाद सीधा हार्वेस्ट आ गया। ऐसे नहीं कि आपको पूरी साल वेट करना पड़ा एंड ऑल, ठीक है? Some battles were fought for water and fought for water and the and to capture the people. कुछ लड़ाइयाँ पानी के लिए लड़ी जाती थी। कहने का मतलब दूसरे राजा ने पानी रोक दिया दूसरे राजा का। जस्ट एक एन एग्जांपल, पहाड़ी राज्यों ने पहाड़ों में कोई एक राजा था, उसने डैम बना दी बहुत बड़ी। अब प्लेन्स में पानी नहीं जा रहा, लड़ाई हो जाएगी, ठीक है? लड़ाई होगी भाई तुमने पानी क्यों रोक दिया हमारा, अगेन, ठीक है? ओके। एंड द रेस्ट वाज जस्ट वेट नहीं,
और टू कैप्चर द पीपल, और दूसरी लड़ाइयाँ क्यों होती थी, ताकि दूसरे राज्य के लोग हम कैप्चर कर सकें, ठीक है। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर। अब जब मान लो अटैक कर दिया, ठीक है, अटैक हो गया, अब ये राजा जीत गया, हमारा राजा जीत गया, अब वो राजा उस वेल्थ का क्या करेगा, जो सब कुछ उसके पास चीज़ें आएंगी उसका क्या करेगा, पहले तो कुछ वो खुद रख लेगा, कुछ वो यू कैन से पंडित और ब्राह्मण्स को डोनेट कर देगा, ठीक है, रिलीजियस चैरिटी टाइप, और वो कुछ का क्या करेगा, कुछ वो अपनी प्रजा के बीच में बांट देगा, राइट, ओके। यजनास, अब यजनास क्या चीज़ है, यजनास जस्ट लाइक यज्ञ आज के टाइम पे होता है, क्या होता है भाई, आग जला देते हैं, आग में फिर घी वगैरह डाल रहे होते हैं, मंत्र वगैरह पढ़ते हुए, ठीक है, दीज आर यजनास। अब जो ये यू कैन से जब लूट आई है, अब इस लूट को यज्ञ करने के लिए भी यूज़ किया जाता था। अब आप कहोगे यार सर, यज्ञ करने के लिए कि लूट का यूज़, यज्ञ में तो क्या लगेगा कि भाई 5 किलो चावल लगेंगे और थोड़ा बहुत टीका टाइप लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा कम आइटम्स लगती है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती है। बट आप गलत हो, जो उस टाइम के यज्ञ होते थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते थे आज के मुकाबले में, ठीक है। अब पहली बात ना देखो, एग्जाम में यज्ञ वर्ड की जगह यजना यूज़ करना, ठीक है, चलो मैं भी यजना ही यूज़ करूंगा, आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए। सम वेल्थ वाज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजनास और सेक्रीफाइसेस इन विच द ऑफरिंग्स वर मेड। देखो, यजनास में क्या होता था, जो भी चीज़ होती थी जिसे यू कैन से ऑफरिंग की जाती थी ना, भगवान को आप कोई चीज़ दी जाती थी तो वो आग में डाल दी जाती थी। मान लो घी आपने डालना है, वो भगवान के लिए चलेगा, घी आपने आग में डाल दिया, भगवान के पास चलेगा, आपने कुछ चीज़ आग में डाल दी, वो भगवान के पास चलेगा, ठीक है। ये बड़ा प्रेवलेंट प्रैक्टिस थी कि चीज़ों को जला दो, ठीक है, जलाने, पहली बात ना ये कंसेप्ट बताऊँ क्या था। जब आप किसी चीज़ को जलाते हो ना, उसका वो धुआं बनता है, वो धुआं कहाँ जाता है, आसमान में जाता है। उस टाइम के लोग बताऊँ क्या सोचते थे, अब आप किसी चीज़ को जला रहे हैं, आपकी बहुत प्रेशियस चीज़ है, आपके लिए घी आपके लिए बहुत प्रेशियस है, बहुत महंगी चीज़ है उस टाइम पे, ठीक है। तो घी को आप आग में डाल देते थे, आग में डाल देते तो उससे धुआं बहुत हो जाता था। अब इसका क्या मतलब, धुआं कहाँ जा रहा है, आसमान में जा रहा है, आसमान में क्या मतलब, भगवान के पास जा रहा है, आसमान में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कहाँ जाएगा, सीधे स्वर्ग में भगवान के पास जाएगा। मतलब ये थ्योरी थी उस टाइम की, इसलिए चीज़ें जलाई जाती थी, ठीक है, सेक्रीफाइस इस तरीके से होता था, ठीक है। दीज वर मेंट फॉर द गॉड्स एंड गॉडेसेस, ठीक है, मतलब चीज़ों को जला देते थे, ऑफरिंग्स करके जला देते थे। ऑफरिंग्स कुड बी इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस इवन एनिमल्स। घी तो डालते थे यज्ञ करने के लिए, कुछ ग्रेन्स वगैरह, चावल वगैरह, गेहूँ वगैरह जला देते थे, और कई केसेस में जानवरों को भी जला देते थे। जानवरों में भी स्पेसिफिकली कैटल वगैरह भी ऐसा होता है, कैटल भी सेक्रीफाइस कर दी जाती थी कई केसेस में। कैटल मतलब गाय वगैरह भी कई बार सेक्रीफाइस की जाती थी। देखो गाय को मैं ये नहीं कह रहा कि गाय कंज्यूम की जा रही है, सुनना मेरी बात, गाय को सेक्रीफाइस किया जा रहा है, क्यों, भगवान के लिए दे दिया जा रहा है। कोई घोड़ा है, घोड़े को भी सेक्रीफाइस किया जा रहा है, भगवान को दे दिया जा रहा है, ठीक है। अब जो मेरे वर्ड्स है, मेरे पर्सनल वर्ड्स नहीं है। वेट, यहाँ पे लिखा है एनिमल, चलो यहाँ पे सिर्फ एनिमल रखा है। मैंने जितना भी कुछ बोला है ना, थोड़ा बहुत इससे इंस्पिरेशन लिया। दिस इज अ बुक नेम्ड आर एस शर्मा, जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी थी ना, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 12 की, वो इन्हीं भाई साहब ने लिखी है। तो इस बुक में ये चीज़ मैंशनड है कि जो काउस वगैरह का भी यूज़ किया जाता था फॉर सेक्रीफाइसेस भगवान के लिए, ठीक है, ओके। अब देखो, फ्रॉम अ वेरी सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे एक और चीज़ बोलूँ कि उस टाइम पे गाय का सेक्रीफाइस एक अनदर रीज़न है क्यों किया जाता था। भाई देखो, गाय सबसे ज़्यादा प्रेशियस चीज़ थी, ठीक है। गाय सबसे मतलब ऐसा था, आपकी वेल्थ है, मतलब आपकी अमीरी गरीबी गाय ही डिसाइड कर रही है, आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है गाय। अब आप अपनी वैल्यूबल चीज़ को डोनेट कर रहे हो और सेक्रीफाइस कर रहे हो, मतलब आप भगवान को दे रहे हो। आपके पास जो सबसे बड़ी चीज़ थी आपने भगवान को दे दी। इसका क्या मतलब है, आप भगवान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ठीक है, ओके। और क्या था यहाँ पे, और एक और चीज़ थी प्रेवलेंट, जैसे मैंने आपको बताया ना, कैटल सेक्रीफाइसेस और हॉर्स सेक्रीफाइसेस। हॉर्स सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा कम देखे गए इंडिया में, और कैटल सेक्रीफाइसेस थोड़े ज़्यादा देखे गए। को भगवान के लिए गाय की बलि, गाय भी यू कैन से, आई डोंट नो गाय और बुल, बट हाँ, कैटल की बलि वॉज मोर प्रेवलेंट, ठीक है। क्यों प्रेवलेंट थी, क्योंकि इंडिया में कैटल्स वगैरह बहुत ज़्यादा थी और हॉर्सेज नहीं थे। तो हॉर्सेज वगैरह उतने सेक्रीफाइस नहीं हुए हॉर्सेज के जितने ज़्यादा कैटल के हुए थे, ठीक है, ओके। अगेन मैं कह रहा हूँ डिस्क्लेमर, मैं किसी के रिलीजन के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। दिस इज एवरीथिंग जो या तो फिर इस बुक में लिखा है या आपकी एनसीईआरटी में लिखा है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल थिंग जो मेरी ओपिनियन है या मेरा खुद का कोई विचार है। ये सब कुछ बुक्स में जो लिखा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। और ये बुक भी ऐसा मत सोचना कि ये कोई ऐसी मतलब ओपिनियनिस्टिक बुक है। इट इज़ रिटन बाय आर एस शर्मा, इन्हीं भाई साहब ने, आर एस शर्मा सर ने ही आपकी एनसीईआरटीज भी लिखी थी जो आपकी पुरानी क्लास 11 12 की थी। तो और दिस बुक इज़ ऑल्सो यूज फॉर यूपीएससी एंड ऑल, ठीक है। तो मेरे ऐसा मत सोचना मेरे कुछ पर्सनल बायस्ड ओपिनियंस है टुवर्ड्स द रिलीजन। अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी फ्रॉम माई साइड, राइट, ओके। ऑफरिंग्स को ये सब कुछ हो गया, ओके। मोस्ट ऑफ द मेन टुक पार्ट इन द वॉर्स। अब उस टाइम पे जो राजा थे ना, उस टाइम पे डायरेक्ट ऐसी वॉर्स नहीं होती जैसे आज टाइम, बहुत बाद में होने लगी थी, मतलब प्रॉपर सेना जा रही है, बहुत बड़ी सेना जा रही है फिर अटैक कर रही है। उस टाइम पे प्रॉपर सेना तो नहीं थी, रेगुलर आर्मी तो नहीं थी, ऐसी आर्मी तो नहीं थी जो राजा के पास अवेलेबल है कि भाई इसी वक्त कभी भी अटैक करना है, आंख बंद करके रात को अटैक करेंगे, ऐसी आर्मी तो नहीं थी राजा के पास। राजा के पास आर्मी बताऊँ कैसी थी,
जितना राज्य में जितने सारे मेल मेंबर्स हैं वो सारे आर्मी का पार्ट बन जाते थे। मान लो लड़ाई होगी तो क्या होगा, जितने सारे मेल मेंबर्स है पूरे राज्य के वो एक साथ आएंगे और वो आर्मी बनेंगे राजा की, ठीक है। रेगुलर आर्मी नहीं थी, ठीक है। ज़रूरत के हिसाब से जितने सारे मर्द है पूरे उसमें टेरिटरी में और राज्य में वो सारे एक आएंगे, वो आर्मी का रोल प्ले करेंगे, ठीक है। देयर वाज नो रेगुलर आर्मी, ठीक है। ये है सब, हाँ ठीक है। जो ऋग्वेदिक टाइम पीरियड है यहाँ पे सभा और समिति होती थी। ये सभा समिति क्या चीज़ है आपकी बुक में नहीं है, पर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। सभा समिति कुछ ऐसी चीज़ है, यू कैन से ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ लोग साथ में आते हैं, फिर वो फ्यूचर की बातें करते हैं कि कहाँ हमें अटैक करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या वेपन्स, क्या ये सब कुछ, ठीक है। दे ऑल्सो चूज द लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। अभी जो सभा और समिति है, जो कुछ लोगों का ग्रुप है, असेंबलीज है, इनका क्या काम होता था, इनका ये भी काम होता है, ये लीडर्स चूज करते थे। ये चूज करते थे कि हमारा राजा कौन होगा, ठीक है। ये अभी किस आदमी को पहली बात तो राजा बनाते थे जो सबसे ज़्यादा ब्रेव और स्किलफुल एक्सीलेंट वॉरियर होगा, ठीक है। उस टाइम पे ऐसा नहीं चलता था कि आप राजा हो, राजा का बेटा अगला राजा बनेगा, उसके आगे राजा बनेगा। मान लो कोई राजा वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, बिल्कुल एकदम उसे निकाल देते थे, ठीक है। ओके वेट, कहाँ पे हम? वर्ड्स टू डिस्क्राइब द पीपल, लोगों के कैसे कैसे लोग थे, मतलब किस टाइप के लोग थे उस टाइम पे, और यू कैन से लोगों को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ था, ठीक है। लोग किस तरीके से बटे हुए थे सोसाइटीज़ में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बटे हुए से ज़्यादा अच्छा वर्ड ये होगा कि किस तरीके से क्लासिफाइड थे लोग, ठीक है। देर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग द पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू एंड द लैंग्वेज दे स्पीक एंड द प्लेसेस दे बिलोंग टू, द फैमिलीज। अब देखो, लोगों को ना आपने क्लासीफाई करना है तो बहुत अलग अलग तरीके से आप आज के टाइम पे कर सकते हो। वेट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट पुट इट राइट हियर। लोगों को आप काफ़ी काफ़ी अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो। जो काम वो कर रहे हो उस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हो, कौन सी वो लैंग्वेज बोल रहे हो उस बेसिस पे, प्लेसेस कहाँ वो रहते हैं आप उस बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हो, कौन से परिवार में है उस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हो, मतलब किस स्पेसिफिक कल्चर पे वो विश्वास रखते हो उसके बेसिस पे आप क्लासीफाई, बहुत सारे तरीके हैं क्लासीफाई करने के, ठीक है। ओके, ऋग्वेदा में लोग किस तरीके से क्लासीफाई किए जाएंगे, अब हम उसके बारे में जानेंगे। प्रीस्ट क्लास, पंडित लोग, ठीक है। पंडित लोग ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। आप कहोगे सर नई बात नहीं है, बट इस टाइम पे जो ये ब्राह्मण क्षत्रिय है ये सिर्फ बन रहे थे, ये बन ऑलरेडी गए नहीं थे। बट ये जो ये यू कैन से थॉट था, जो वर्ण सिस्टम था, वो सिर्फ अभी डेवलपिंग स्टेज पे था, बना नहीं था, पूरा डेवलप नहीं हुआ था, बस डेवलपिंग फेज में था। जो प्रीस्ट क्लास है उसे ब्राह्मण कहा जाता था, ठीक है। द राजास, जो राजास थे वो क्षत्रिय क्लास में को बिलोंग करते थे, ठीक है। दिस राजा वर नॉट लाइक द, ठीक है। जो ये सारे राजाज है ये वैसे राजाज नहीं जिनके बारे में आपने आई मीन जी, जब भी कभी आप किसी राजा के बारे में सोचते हो आप क्या सोचते हो? बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ी आर्मी है, बहुत ज़्यादा वेल्थ है, बहुत अमीर है राजा, काइंड ऑफ दिस पर्सनैलिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। बट उस टाइम के राजा ऐसे नहीं होते थे, उनके पास बहुत बड़े बड़े महल तो थे ही नहीं, छोटू सा घर होता था, ठीक है। ओके, और उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ वो भी नहीं थी, ठीक है। आप सोचते हो कि भाई राजा तो अपनी यू कैन से कैपिटल सिटी में रहेगा, ठीक है, अपनी राजधानी में रहेगा राजा। उस टाइम कोई कैपिटल सिटी नहीं थी, ना कोई राजधानी थी, ठीक है। कोई आर्मी नहीं थी, इवन राजा का टैक्स वगैरह भी कलेक्ट नहीं करता था उस टाइम पे, ठीक है। टैक्स वगैरह कोई सिस्टम आया ही नहीं था। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजास, जो राजा का बेटा है वो कभी राजा नहीं बनता था, ये भी सिस्टम था, ठीक है। ओके, टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। अब हम बात करेंगे, अभी हमने दो लोगों के बारे में बात किया। एक ऐसे लोग जो राजा है, ठीक है, एक ऐसे लोग जो पंडित है और इनसे प्रीस्ट है। अब हम थर्ड वैरायटी की बात करने वाले जो कि हो गए कॉमन लोग, आम आदमी, ठीक है। आम आदमी, देयर वाज अ वर्ड यूज्ड एज जना। जना, पहली बात जो जना है ना वो बहुत वाइड वर्ड है, ठीक है। जैसे जनपदा, जनपदा क्या है? जहाँ पे जन लोगों ने पैर रखा है, जनपदा। और यू कैन से कंट्री, पूरी कंट्री के लिए जो वर्ड है वो जनपदा यूज होता था। जना का मतलब है सारे लोग, टोटल लोग, जितने सारे लोग हैं पूरी कंट्री में वो सारे जना में आएंगे, ठीक है। जना का मतलब आपको पता है, आज भी जना एक वर्ड हिंदी में यूज होता है, ठीक है। ओके, द वर्ड वॉज विश, एक विश वर्ड है, उसका क्या मतलब है? जना के अंदर, चलो मैं आपको आगे बताऊंगा, विश आप याद रखना। अब जो लोग विश को बिलोंग करते हैं वो वैश्य कहलाते हैं, वैश्य, ठीक है। ओके, वैश्य और विश ना काफ़ी आप ऐसा सोच सकते हो ये है टाउन पीपल, ठीक है। ये वो लोग हैं जो आम सिविलियन वाली ज़िंदगी जीते हैं। दे आर नॉट स्पेसिफिकली आर्मी, और यू कैन से दे आर नॉट स्पेसिफिकली व्हाट डू आई से रिलीजियस, दे मतलब रिलीजन मतलब प्रॉपर पंडित टाइप वेद पढ़ने वाले। दे आर मोर लाइक बिजनेस माइंडेड पीपल और आम जनता, ठीक है। ओके, ओके, सेवरल विश ऑफ द जना आर मेंशन्ड बाय द नेम। कुछ एग्जांपल दिए हुए विश और जना के बारे में, जैसे कि पुरु जना एक जना था, और यू कैन से पुरु विश के नाम से उसे जाना जाता है। भारत जना और विश के नाम से जाना जाता है। यदु जना भी विश के नाम से जाना, मतलब ये सब कुछ चला हुआ था, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस। जना, विश, ग्राम, कुला, ये क्या है? हमारे सिलेबस में ये दो गिवन है। अब ये दो अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें ये दो भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ।
कुल्ला कुल्ला क्या होती है? एक फैमिली का कह सकते हैं आप, ठीक है? कुल्ला इज़ फैमिली। आपने सुना भी होगा कि मैं इस कुल से बिलोंग करता हूँ, कुछ लोग बोलते होंगे, ठीक है? अब जब 2 से 3 कुल साथ आए, लेकिन जब बहुत सारे जब कुल साथ आएँगे तो वो एक ग्राम बनेंगे। ग्राम मतलब आपने थोड़ा गाँव टाइप ग्राम सभा थोड़ा समझ पा रहे होगे आप, ठीक? ग्राम पंचायत टाइप थोड़ा याद आओ, गाँव समझ लो आप, ठीक है? बहुत सारी फैमिलीज़ आएगी, साथ में क्या बनेगी? ग्राम बनेगी। जब बहुत सारे ग्राम साथ में बहुत सारे ग्राम जब साथ में आएँगे, बहुत सारे गाँव साथ में आएँगे तो वो एक विश बनाएँगे। अब जब ऐसे बहुत सारे जो ग्राम जो जो ऐसे बहुत सारे विश है, जब ये सारे साथ आएंगे तो ये जना बनाएंगे। कहने का मतलब इट्स लाइक सब यू कैन से दिस इज लाइक ए कंट्री। जना इज मोर ऑफ अ कंट्री के सारे लोग। विश इज लाइक अ स्टेट के सारे लोग। ग्राम इज लाइक गांव के सारे लोग। जैसा स्टेट के बाद डिवीजन अगला ग्राम पंचायत में होता है प्रेजेंट डे वर्ल्ड में। उसके बाद जाके कुल्ला क्या होगी? सारी फैमिली के लोग। इट्स मोर ऑफ अ फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है? फेडरल स्ट्रक्चर भी नहीं पता आपको? मतलब ये वही बात है जैसे एक कंट्री है फिर उसके नीचे स्टेट है। जैसे कि कंट्री कौन सी? इंडिया कंट्री है। कंट्री के नीचे स्टेट कौन से? विश कौन से? पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं। उसके बाद ग्राम के अंदर उसके नीचे और गांव वगैरह छोटे छोटे गांव है। उसके नीचे गांव के अंदर कौन है? बहुत सारी फैमिलीज है, ठीक है? ये इस तरीके से आपका जो विश है वो वर्ड आया है। और विश वर्ड का क्या मतलब है? ये है, ठीक है? ओके। कंपोज द हाइम्स। पहली बात, हाइम्स और यू कैन से ऋग्वेद है वो किसने लिखा है? वो आर्यंस ने लिखा है, राइट? अब उसके बाद ओपोनेंट्स दासाज एंड दस्यूज है। पहले ना मैं आपको वर्ड्स बता देता हूँ दासाज और दस्यूज क्या है, ठीक है? अब पहले ना क्या कहाँ पे है वो? इज देयर? अब जब हड़प्पन्स गए, हड़प्पन्स के बाद सबसे पहले आर्यंस आए, ठीक है? अब आर्यंस भी काफ़ी ज़्यादा वेव्स में है। ऐसा तो नहीं है कि एक जैसे ही उन्होंने बैठे हुए थे वेट करने की, जैसे ही हड़प्पा खत्म हो गया हम तो घुस जाएंगे, ऐसा नहीं था। आर्यंस जो बड़े आराम आराम से आए, ठीक है? तो आर्यंस इस तरीके से आए कि पहले हड़प्पा खत्म हो गया, उसके बाद पहली वेव आई आर्यंस की, ठीक है? पहली बार आर्यंस आए, उन्होंने देखा रेपरे देखा और रह गए। छूट बहुत कम अमाउंट में है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो वो रह गए यहाँ पे, ठीक है? सेटल हो गए, बढ़िया ज़िंदगी जी रहे आराम से। फिर आई दूसरी वेव आर्यंस की, ठीक है? उसमें बहुत सारे आर्यंस आए, ठीक है? बहुत ज़्यादा आर्यंस जिसे बोलते हैं ना, जिन लोगों ने ये आर्यन और यूं से वैदिक कल्चर स्टार्ट किया, वो वाले आर्यन है। पहले वाले आर्यंस तो आए और आराम से ज़िंदगी जीने लग गए यहाँ पे, ठीक है? सूफी सिंपल ज़िंदगी। फिर आए दूसरे आर्यंस जो कि थे बहुत ज़्यादा, मतलब यू कैन से स्ट्रॉन्ग भी कहेंगे, और वो अपना कल्चर साथ में लेके आए, ठीक है? अब जब ये आर्यंस की जो दूसरी वेव आई, ठीक है? उस वेव ने कुछ लोग देखे यहाँ पे ना, जब देखो भाई आएंगे, जब कोई बाहर के लोग इंडिया में आएंगे तो वो नेटिव से तो भी तो मिलेंगे, जो ऑलरेडी वहाँ रह रहे थे उनसे भी तो मिलेंगे। अब दो टाइप के लोग मिले उन आर्यंस को, जो ये दूसरी वेव आई ना आर्यंस की, उनको दो लोग मिले। उन्हें जो वो आर्यंस आए उन्होंने उन लोगों को दो नाम दिए, दासाज और दस्यूज, ठीक है? अभी दासाज कॉन्वर्ट थे, जो पहली वेव के आर्यन नहीं बताया था मैंने आपको, जो पहली वेव में आए और आराम से रहने लग गए, ठीक है? कोई ज़्यादा उन्होंने कुछ वेद वूद कुछ नहीं बनाया, आराम से बढ़िया लाइफ जीने लग गए, ठीक है? उनको कहा जाता था दासाज, ठीक है? दास कहा जाता था उन्हें, दासाज कहा जाता था। अब ठीक है, दस्यू कौन लोग हैं? कहा जाता है दस्यू हड़प्पन्स हैं। हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन खत्म होगी, कुछ हड़प्पा के लोग अभी भी, मतलब लेटर यू कैन से आपने आपने ये भी पढ़ा लेट हड़प्पन पीरियड, मतलब हड़प्पा जब खत्म हो गया था एकदम सारे इंसान तो बिल्कुल नहीं खत्म हुए हो गए हड़प्पा के, थोड़े लोग तो जिंदा हो गए, ठीक है? अब जो वो थोड़े लोग थे जो ऑलरेडी हड़प्पा वाले एरिया में रह रहे थे उन्हें दस्यूज कहा जाता था। जब ये लोग आए ना बाहर से, जो दूसरी वेव आई आर्यंस की, इन लोगों ने इन्हें दस्यूज कहा। और दस्यूज के अब आर्यंस ना दो इन लोगों के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करते थे। जो दासाज है, दासाज के साथ उतना बहुत बुरा बिहेवियर तो नहीं होता था, बट चलो एक ठीक लेवल का बिहेवियर होता था, ठीक है? वेरस दस्यूज के साथ आर्यन बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से दस्यूज को ट्रीट किया करते थे। बुरी तरीके से ट्रीट मतलब 10 यूज़ को मार दिया करते थे, ठीक है? 10 यूज़ की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, ठीक है? 10 यूज़ आर मोर लाइक हड़प्पन्स, बचे हुए हड़प्पन्स, ठीक है? ये भी थ्योरी के अकॉर्डिंग, दिस इज नॉट प्रूवन, दिस जस्ट अ थ्योरी टिल नाउ। अब ये मैंने कहाँ से बताया आपको? 10 यूज़ और दासास का डिवीजन फ्रॉम दिस बुक कॉल्ड आर शर्मा, राइट? ओके। These were the people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. अब ये जो ये लोग हैं दस्यूज, जो दस्यूज है, पहली बात तो ये सैक्रिफाइसेस वगैरह नहीं करते थे, ठीक है? दस्यूज मतलब जो हड़प्पा के पुराने लोग थे, ये सैक्रिफाइसेस वगैरह तो नहीं करते थे, जानवर वगैरह को नहीं मार देते थे कि भाई चलो मैं तो भगवान के लिए जानवर मार रहा हूँ, ये नहीं चलता था उनके, ठीक है? एंड प्रॉब्ली स्पोक द डिफरेंट लैंग्वेज। अब हड़प्पन्स की लैंग्वेज अलग थी आर्यन आर्यन लैंग्वेजेस से, ठीक है? ओके। लेटर द टर्म दासा एंड द फेमिनिन दासी केम टू मीन स्लेव्स। अभी जो दासाज और दस्यूज मैंने एक्सप्लेन किया ना, उसका जो मीनिंग था वो बाद में बहुत ज़्यादा बदल गया, ठीक है? अब दासाज का क्या मतलब था? आपका स्लेव, आपका गुलाम, ठीक है? इन दासाज के साथ नहीं। अभी ये वाले चैप्टर जो ऊपर वाला है ना, इसको क्लोज कर दो, ठीक है? दासा दस्यू की डेफिनेशन यहाँ रख दो। अब बाद में जाके जो ये दास की जो मीनिंग है, मतलब है, वो बहुत बदल गया। अब दासा का क्या मतलब हो गया? स्लेव, ये मेरा कौन है? नौकर, और फ्री लेबर, स्लेव हो गया, ठीक है? ओके।
और जो फीमेल वर्जन है उन्हें दासी कहा जाता था, ठीक है। स्लेव्स ऑफ वुमेन एंड मेन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। अभी स्लेव्स कौन से होते थे और ये दासाज होते थे, ये वाले कौन से दासाज होते थे? ये वाले दासाज वो होते थे, मान लो एक राज्य ने दूसरे राज्य पे अटैक कर दिया, ठीक है। अब वो जीत गया, ठीक है, ये वाला राज्य दूसरे वाले राज्य पे जीत गया। अब इस राजा ने जितने सारे वॉरियर्स, जो जितनी सारी आर्मी के लोग पकड़े थे, वो सारे दास बन जाएंगे अब उसके, ठीक है। ओके, they were treated as the property of their owners who could make them do whatever the work they want। अब देखो, जो ये सारे दासाज हैं, अब ये दासाज कौन होते थे? दासाज वर ओनर की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ओनर जो इससे करवाना चाहे वो करवा सकता है, जो मालिक है, मालिक अपने गुलाम से जो काम करवाना चाहे करवा सकता है, ठीक है। ओके, while the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere। अब देखो, ऋग वेदा कहाँ बन रहा था? नॉर्थ वेस्ट एरिया में बन रहा था। नॉर्थ वेस्ट एरिया कहाँ पे है? ये दिस इज नॉर्थ वेस्ट एरिया। यहाँ पे ऋग वेद बन रहा था और बाकी जगह दूसरी अलग अलग डेवलपमेंट्स हो रही थी। अब हम उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, salient settlement, what is this? Sentinels, the story of megaliths। अब हम पढ़ने वाले हैं मेगालिथ्स के बारे में, पढ़ने वाले हैं कि मेगालिथ्स क्या होते थे, ठीक है। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ बहुत बेसिक में। मेगालिथ इज लाइक आपका कोई, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, कोई आदमी है, उसकी क्रिमेशन करनी है भाई, उसका अंतिम क्रिया करनी है। अब क्या करोगे आप? आज के टाइम पे तो भाई अग्नि को सौंप देते हैं, मतलब जला देते हैं इंसान को, ठीक है। ओके, उस टाइम पे लोग क्या किया करते थे? लोग गड्ढा बनाते थे, आदमी को डाल देते थे। ये हड़प्पा में बहुत चलता था। अब कुछ इसी इसी प्रैक्टिस से थोड़ा कुछ अलग इवॉल्व हुआ है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दिस ओके, पहली बात, मेगालिथ्स होते क्या? मेगालिथ्स होते हैं स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? पत्थरों का स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब पत्थर चढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा पत्थर के कुछ स्ट्रक्चर जैसा बना देंगे, वो मेगालिथ्स कहलाता था, ठीक है। ओके, These were carefully arranged by the people and were used to mark the burial site। अब ये पत्थर क्यों लगाते थे एक जगह पे? पत्थर का एक स्ट्रक्चर क्यों बना देते थे? ये बताना चाहते थे भाई इसके नीचे कोई किसी किसी की डेड बॉडी रखी है, इन द सेंस किसी की ग्रेव है, किसी का व्हाट इज़ द हिंदी वर्ड ऑफ ग्रेव? किसी को दफनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। किसी की डेड बॉडी, हाँ खैर वही मान लो, किसी को दफनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ओके, मेगालिथ्स का है बहुत बड़ा पत्थर का स्ट्रक्चर जिसके नीचे किसी को दफनाया हुआ है, ठीक है। ओके, the practice of erecting the megaliths began about 3000 years ago। ये मेगालिथ्स खड़ा करने की, मेगालिथ्स बनाने की जो प्रैक्टिस है, ये करीब 3000 साल पहले स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और ये स्पेसिफिकली कहाँ कहाँ थी? ये डेक्कन इंडिया, डेक्कन वाला कौन सा पार्ट है पहले तो ये जान लो। ये जो डेक्कन, ये वाला एरिया, जो ट्रायंगल वाला एरिया ना नीचे, ये डेक्कन एरिया है। और स्पेसिफिकली और थोड़ा ना कुछ नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, यहाँ पे भी मेगालिथ्स मिले हैं। और आप यू बी सरप्राइज टू नो, जो ये वाला एरिया ना कश्मीर वाला, यहाँ पे भी काफ़ी सारे मेगालिथ्स मिल रखे हैं, ठीक है। ओके, सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर शोन इन मैप टू। मैप टू में मेगालिथिक साइट, जो ये ग्रीन से डॉट्स बने हैं ना, ये मेगालिथ साइट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है। ओके, while some megaliths can be seen on the surface, other megaliths are burials आर ऑफन अंडरग्राउंड। देखो पहले ना कुछ मेगालिथ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसके जो पत्थर है वो ऊपर तक दिखता है, ठीक है, वो बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं पत्थर के, ठीक है। कुछ मेगालिथ्स ऐसे हैं जो ज़मीन के नीचे ही है प्रेजेंट है, मतलब लोगों ने क्या किया होगा, लोगों ने पत्थर का कुछ बना दिया होगा, नीचे पहले गड्ढा बना होगा, फिर उसमें पत्थर डाल के अच्छे से बंद कर दिया होगा पत्थर से, और उसको प्रॉपर, मतलब आज के टाइम पे पता भी नहीं लगेगा आपको कि इसके नीचे पत्थर की बरियल साइड बन रखी है, ठीक है। ओके, समटाइम द आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ अ स्टोन बाउंड्री और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अब देखो पहली बात, ये देखो बरियल साइट है, यहाँ पे किसी इंसान को दफन किया होगा, ठीक है। इसके अराउंड देखो कितने एक गोला जैसा बना दिया, ठीक है। ये काइंड ऑफ एक साइट को डिनोट करने के लिए। मैं अब ऑफ कोर्स ये जो ऊपर वाला पार्ट है कवर किया होगा, ऐसा नहीं कि बंदा खुला दिख रहा है इंसान अंदर, ऐसा तो नहीं है ऑफ कोर्स। ओके, ये बेसिक साइट चीज़ थी। और कई केसेस में क्या करते थे ना, ज़्यादा कोई मतलब मान लो इतना प्रॉस्पेरस आदमी नहीं होगा, उस केस में क्या करते थे, गड्ढा बना दिया, आदमी को डाल दिया, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा पत्थर रख देते थे कि हाँ भाई इसके नीचे एक, यू कैन से बताने के लिए कि इसके नीचे कोई इंसान है, ठीक है। ओके, these are the only indications that देर आर बरियल्स बीनीथ, ठीक है। अब जो पत्थर का स्ट्रक्चर है, सिर्फ यही पत्थर का स्ट्रक्चर हमें बताते, इंडिकेट करता है कि इसके यहाँ नीचे कुछ है। अगर ये पत्थर ना होता तो हमें आज तक कभी ना पता लगता कि इसके नीचे बरियल साइट है, और आई मीन किसी की बॉडी रखी थी उस टाइम पे, ठीक है। देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ्स। बहुत सारी इनसे क्रियाएं प्रक्रियाएं थी जिससे ये स्ट्रक्चर बनते थे, मेगालिथ स्ट्रक्चर्स बनते थे, बहुत सारे काम करते थे। इनसे बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस था ये मेगालिथ स्ट्रक्चर बनाने का, ठीक है। ओके, वी हैव मेड अ लिस्ट हियर। अब देखो कौन से प्रोसेस थे, क्या क्या काम किया जाता था एक मेगालिथ बनाने के लिए। ट्राई एंड अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर। अब आपके लिए होमवर्क दे रखा है, ठीक है। जो मेगालिथ बनाने का, और यू कैन से हाँ, जो ये मेगालिथ बनाने का प्रोसेस है इसे अरेंज कर दो कि पहले क्या किया जाता था। जैसे पहले डिगिंग द पिट्स, पहले गड्ढा बनाते थे, फिर क्या पत्थर लाते थे, पत्थर तोड़ते थे, पत्थर को अरेंज करते थे, क्या क्या करते थे वो। दिस इज योर फॉर यू होमवर्क, इंटरेस्टिंग होमवर्क है, ठीक है। ओके,
ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। ये जितने भी सारे बरियल्स हैं मेगालिथ्स से, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स है। क्या कॉमन फीचर्स है? जनरली द डेड वॉज बरिड विद द डिस्टिंक्ट पॉट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वे। जितने सारे मेगालिथ्स है इसमें ना कुछ घड़े रखे होते थे, ठीक है, घड़े पॉट्स मटके टाइप रखे होते थे, ठीक है। इन मटकों का, मटके का जो डिज़ाइन है, ठीक है, जो मटके का स्टाइल है और मटके का जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड का एक नाम दे रखा है, इस स्टाइल को एक नाम दे रखा है, दैट इज़ ए ब्लैक एंड रेड वेयर। अभी के टाइम पे ना आप इसको आपको थोड़ा ये वर्ड अटपटा सा लगेगा कि ये क्या ब्लैक एंड रेड वेयर लिखा है, बट जब आप फ्यूचर में पढ़ोगे ना तो ये जो यू कैन से ब्लैक एंड रेड वेयर जो नाम है, जो स्टाइल के जो नाम दे रखे हैं ना, किसी चीज़ को बनाने का जो स्टाइल है, इसके जो स्पेसिफिक नाम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बाद इन फ्यूचर जब आप हायर स्टडीज़ में जाओगे, ठीक है। ओके, ऑल्सो फाउंड आर द टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन्स एंड समटाइम्स स्केलेटन्स ऑफ द। देखो, अब ये मेगालिथ्स में ना कई सारी और भी चीज़ें मिली है, जैसे कि टूल्स मिले, कुछ सामान डाल दिया, मान लो कोई आदमी था उसका हथौड़ी वगैरह डाल दी उसके साथ, या उसके पास कंघी टाइप डाल दी उसके साथ, या मान लो घोड़ा ही डाल दिया पूरा उस बंदे के साथ, या कुछ यू कैन से अब बकरा वगैरह डाल दिया, और यू कैन से कुछ गोट गोट बकरा एक ही चीज़ ऑफ कोर्स, चिकन वगैरह डाल दिया। ये सारी चीज़ें क्यों डाली जाती थी? दीज पीपल बिलीव्ड इन आफ्टर डेथ, ठीक है, इनको लगता था कि भाई जो मेरा रिश्तेदार है, इसके जो ये जो सारा सामान है इसके अगले जन्म में काम आएगा, तो हमें डाल के रखते हैं, ठीक है, बस ये चीज़ हो गया। फाइंडिंग आउट अबाउट द सोशल डिफरेंसेस। अब हम सोशल डिफरेंसेस के बारे में जानने वाले थे कि सोसाइटी में अमीर गरीब का कुछ डिफरेंस था, कि अपर लोअर कास्ट कुछ ऐसा था, ये अब हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने वाले हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट द ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद स्केलेटन probably belong to the dead person. Sometimes more objects are found in one grave than in another. अब कहने का बताऊँ क्या मतलब है? जो मेगालिथ्स होते थे और यू कैन से डेड बॉडी डेड पर्सन होता था, उससे सारी चीज़ें दफनाई जाती थी, जैसे हड़प्पा में होता था, ठीक है। तो वो चीज़ें पक्का उसी आदमी की हुआ करती होगी, तो मतलब वो आदमी उसे पक्का यूज़ किया करता होगा डेली यूजेस में, ठीक है। कई केसेस में क्या हुआ है, जो बरियल साइट्स मिली है, जो यू कैन से कब्रें मिली हैं और जो दफन की हुई बॉडीज़ निकली है, उसके साथ बहुत सारा सामान मिला है, कईयों के साथ बहुत कम सामान मिला है। इससे हम एक चीज़ डिराइव कर सकते हैं और कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस डेड बॉडीज के साथ बहुत सारा सामान मिला है, मतलब वो शायद रिच आदमी हुआ करता होगा, जिसके साथ बहुत कम मिला तो मतलब गरीब आदमी हुआ करता होगा। हेयर ओके, हेयर वन स्केलेटन वॉज बरीड विद 33 गोल्ड कॉइन्स। एक आपको डेड बॉडी एक ग्रेव मिली है, ठीक है, उसमें 33 गोल्ड बीड्स मिली है, ठीक है, सोने की बीड्स, सोने की यू कैन से बीड्स को क्या बोलेंगे हम हिंदी में, मोती टाइप मिले हैं, सोन आई डोंट नो दैट्स अ वर्ड, बट चल हाँ ये क्योंकि मोती तो शेल के नहीं होते, नेवर माइंड, चलो छोड़ो। ओके, गोल्ड के कुछ बीड्स टाइप मिले हैं उनको, ठीक है, ठीक है, टू टू स्टोन ब्लेड्स मिली है, जो पत्थर की ब्लेड्स मिली है, ठीक है, दो उन्हें, ठीक है, 4 कॉपर बैंगल्स मिले, 4 कॉपर के जो चूड़ियाँ टाइप मिली है, ठीक है, ओके, एंड वन कॉन शेल इवन से कोई शेल की चीज़ मिली है, शेल की मतलब सीपियाँ टाइप होती है ना वो, ओके। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स। अब कुछ ऐसे भी स्केलेटन्स मिले जिसके पास बस 2-4 घड़े रख दिए थे, उसमें भी शायद कुछ सामान डाल दिया होगा, वो भी बहुत सस्ता सा, ज़्यादा महंगा नहीं, ठीक है। These finds suggest that there was some differences in the status among the people who were buried. अब जो बरियल को जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता लग रहा है भाई एक के साथ सोना डाला हुआ है, एक के पास बस 2-4 घड़े डाल रखे हैं। इसका मतलब क्या है, एक वो जो जिसके पास सोना पड़ा है वो शायद अमीर आदमी हुआ करता होगा, जिसके पास सिर्फ पॉट्स है वो उतना रिच आदमी नहीं हुआ करता होगा, ठीक है। सम वर रिच, अदर वर पुअर, सम चीफ्स, अदर्स फॉलोअर्स, ठीक है, कहने का मतलब है कई बहुत अमीर थे, कई बहुत गरीब थे, कई चीफ्स थे, चीफ्स मतलब राजा टाइप, ठीक है। अदर्स वर द फॉलोअर्स, दूसरे कौन होते थे उसको फॉलोअर, मतलब फॉलोअर्स कौन होते, ठीक है, ओके। Were some burials spot meant for the certain families? Burial spots were some burial spots meant for certain families. कहने का मतलब बताऊँ क्या है? जो दफन करने की जगह है, जो ग्रेवयार्ड टाइप है, वो क्या कुछ फैमिलीज़ ने अपने लिए रिजर्व कर दिया होता था कि यहाँ पे बस हमारी फैमिली की डेड बॉडीज जाएगी या समथिंग लाइक दैट। अब हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। सम टाइम द मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन्स। अब जो मेगालिथ्स होते थे, जो मेरे जो स्टोन के स्ट्रक्चर्स थे, इसमें दो एक स्केलेटन्स होते थे डाले हुए, ठीक है। अब आप कहोगे दो एक स्केलेटन्स मतलब दो आदमी साथ में डाल रखे हैं, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। दीज इंडिकेट दैट द पीपल परहैप्स बिलोंग टू द सेम फैमिली वर buried इन द सेम प्लेस, दो नॉट एट द सेम टाइम। अब जो मेगालिथ बना रखा है इसमें क्या होता था, कई केसेस में देखा गया है कि जो फैमिलीज़ है, फैमिलीज़ का साथ में बरियल हो रखा है, ठीक है, बहुत सारी फैमिली साथ में दफन की गई है। अब ऐसा तो हुआ नहीं कि ये एक ही बार में हुई है दफन, अलग अलग टाइम पीरियड में हुई है, ठीक है। पहले एक आदमी डाल दिया, फिर मान लो दूसरे की डेथ होगी तो दूसरे को डाल दिया। एक छोटा सा पॉट होल छोड़ा होता था, पॉट होल मतलब एक छोटी सी जगह छोड़ी होती थी जहाँ से आप अपने दूसरे जो नया फैमिली मेम्बर जिसकी डेथ हो रही है उसको अंदर डाल दोगे, ठीक है, ओके। स्टोन सर्कल्स और द बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सर्फेस। अब जो यू कैन से मेगालिथ होता था उसके ऊपर स्टोन स्ट्रक्चर्स वगैरह होते थे, साइन पॉट्स होते थे, प्रॉब्ली सब सी। देखो पत्थर रखने का क्या मतलब है कि भाई इसके नीचे मेरा कोई फैमिली दफन हो रखी है, ठीक है, अब मेरे को भी इसी के अंदर डालना है अपने इन फ्यूचर, ठीक है। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इन सीरियस वर्ड्स की ऐसे ही चलता था उस टाइम पे काम, ठीक है।
to find the burial sites so the people could return to the same place wherever they wanted to, ठीक है, ओके। A special burial at इनाम गांव। अब हम ना इनाम गांव के बारे में जानने वाले, एक नई जगह है, ठीक है, इनाम गांव। इनाम गांव बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। इनाम गांव में कई सारे बरियल्स मिले हैं। पहली बात, इनाम गांव का है, हम वो जान लेंगे। ये इनाम गांव यहाँ पे इनाम गांव है, गोदावरी के साथ है। अब गोदावरी के साथ एक रिवर है, उसका नाम है गोद रिवर, ठीक है। आई थिंक कहाँ है, रिवर गॉड्स गोद्स, जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा, भीमा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है गोद रिवर, उसके साथ इनाम गांव लोकेटेड है, ठीक है। इनाम गांव कितने साल पहले लोकेटेड था? 3600 और से लेके 2700 ईयर्स अगो इनाम गांव लोकेटेड था, ठीक है। हियर अडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड। जो अडल्ट्स है, जो यू कैन से बड़े लोग हैं, वो ग्राउंड यू कैन से बरी किए गए हैं इनाम गांव में। बहुत यू कैन से इट्स अ बरियल साइट देयर, ठीक है, ओके। और इनाम गांव में जो बरियल किए गए हैं लोग, उनका एक स्टाइल है, एक तरीका है उसे रखने का, बताऊं क्या? जो सर है, जब मान लो आप किसी आदमी को दफन करो, उसका सर हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए, लेग्स साउथ डायरेक्शन में। ये आज भी जब आप कभी आई मीन आप बच्चे हो, अभी क्यों जाओगे, मतलब जैसे आज के टाइम पे भी मान लो कोई किसी की डेथ होती है, तो उस आदमी को भी कुछ इसी तरीके से लिटाया जाता है ज़मीन पे, कि उसका सर नॉर्थ डायरेक्शन में होगा और पैर साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। Vessels that probably contain, okay, wait a second, sometimes the burials were within the houses। कुछ ऐसे भी burials जो घर के अंदर ही होते थे, मतलब घर की जो आंगन है उसी के अंदर लोगों को दफना दिया जाता था, ठीक है, ओके। Vessels that were probably contained the food and water were placed with the dead। कुछ ऐसे बर्तन वगैरह होते थे, कुछ ऐसे वेसल्स होते थे जो उस मरे हुए आदमी के साथ रखे हुए होते थे, ठीक है। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन लार्ज फोर। अब देखो, ये आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर, इसमें क्या है कि ये कुछ घड़ा टाइप है, बहुत बड़ा सा घड़ा है, बहुत बड़ा सा पॉट है। इस पॉट के चार पैर है, अभी तो अभी आपको दो दिख रहे हैं, पीछे दो और है, ठीक है। इसके अंदर ये आप देख रहे हो, ये हड्डियां टाइप, सर टाइप दिख रहा है, स्केलेटन, ये बाजुएं दिख रही है। तो ये किसी आदमी का बरियल है, ठीक है। किसी आदमी को किसी स्पॉट के अंदर डाला डाला हुआ है और इस तरीके से बरी कर दिया। अब ये किस जगह बरी किया? कोर्ट यार्ड में, जो घर का आंगन था उसी के नीचे दफन कर दिया। अब उस घर के बारे में बताया, उसमें 5 रूम्स थे, ये था वो था, ठीक है, ओके। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रीनरी। जो ये घर था जिसमें ये भाई साहब मिले हैं, वहाँ पे ग्रीनरी भी थी। ग्रीनरी का मतलब है एक ऐसा कमरा भी था जिसमें सिर्फ चावल भरे हुए थे, ठीक है, ओके, चावल या वीट भरा हुआ था, मतलब ग्रेन स्टोर होते थे जहाँ पे, ठीक है। द बॉडी वॉज प्लेस इन द क्रॉस लेग पोजिशन। आप देख पा रहे हो ये भाई साहब कैसे क्रॉस लेग पोजिशन में बैठे हुए हैं, ठीक है, ओके। ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव, वेट अ सेकंड, ओके, दिस इज मोस्ट प्रोबब्ली द एंड। अब ये ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव के लोग क्या क्या करते थे, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड दैट द सीड्स ऑफ द वीट, बार्ले, राइस, पल्स, मिलेट्स, पीस एंड सेसमे। देखो, इनाम गांव में बहुत सारी तरह के सीड्स मिले हैं, पल्सेस मिले हैं, बीज मिले हैं, चीज़ें मिली हैं, दाल वगैरह मिली है, ठीक है। तो मतलब वहाँ के लोग वो तो करते हो गए, मतलब एग्रीकल्चर तो ज़रूर करते हो गए। बोन्स ऑफ द नंबर्स ऑफ द एनिमल्स, मैनी बियरिंग द कट्स मार्क्स दैट शो दैट दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड हैव ऑल्सो बीन फाउंड। अब कई सारे ना हड्डियाँ मिली है जानवरों की। उन हड्डियों का क्या मतलब है? जानवरों की हड्डियों का ये मतलब है कि वहाँ के लोग इन जानवरों को खाया करते होंगे, प्लस उनकी जो जानवरों की हड्डियाँ है ना, वहाँ पे कट मार्क्स भी मिले हैं, ठीक है, ओके। दीज इंक्लूड द कैटल बफेलो। कौन से जानवरों को मिले हैं? जैसे गाय हो गई, बफेलोज हो गए, गोट्स हो गए, डॉग्स, शीप्स, हॉर्सेस, ये सारे, ठीक है, बहुत सारे जानवर यहाँ लिख रखे हैं, ओके। देर इज एविडेंस दैट द फ्रूट सच एज द बेर, आमला, जामुन, डेट्स एंड वैरायटी ऑफ द बेरीज वर कलेक्टेड। बहुत सारे बेरीज, जामुन, ये सारे फ्रूट्स वगैरह भी खाए जाते थे उस टाइम पे, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल, मेक श्योर टू लाइक। बाय बाय, थैंक यू। वेट अ सेकेंड, लेट मी एंड दिस।